हेलो स्टूडेंट, मैं गोपाल सर, आप सभी का स्वागत है गोपाल सर क्लासेस में। आज हम बात करेंगे क्लास 12 के टॉपिक कूलाम के नियम की, जो क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश और क्षेत्र में आता है। तो चलिए हम बात करते हैं कूलाम के नियम की। कूलाम का नियम देखेंगे हम, और ये जो कूलाम का नियम है वो आता है स्थिर विद्युत के अंतर्गत। तो कूलाम का नियम, सबसे पहली बात करते हैं कूलाम के नियम में। कूलाम का नियम लागू होता है दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य। तो बात होती है दो स्थिर बिंदु आवेशों की या बिंदु आवेश। बिंदु आवेश क्या होते हैं, नाम से स्पष्ट है, ऐसे आवेश हैं जिनका मान जो रहता है या परिमाण रहता है कैसा होता होगा, बहुत ही कम। क्लास 11th में आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा बिंदु वस्तु के बारे में। तो बिंदु वस्तु को मैं फिर से एक बार बता रहा हूं कि क्या होता है बिंदु वस्तु। जब आपको बिंदु वस्तु पढ़ाया जाता है तो एग्जाम्पल दिया जाता है कि अगर कोई कार है वो एक शहर से दूसरे शहर में जा रही है, तो उस कार द्वारा चली गई जो दूरी होती है वो कार के आकार की तुलना में क्या होती है, बहुत ही कम होती है। तो कार के आकार को या कार को क्या मान के चला जाता है, बिंदु वस्तु माना जाता है। ठीक उसी प्रकार ये जो बिंदु आवेश है, क्या है ये, बिंदु आवेश है। बोलते हैं कि जो आवेश रहता है उसका जो मान रहता है या उसका जो आकार रहता है वो दो आवेशों के मध्य जो दूरी रहती है उसकी तुलना में बहुत ही कम होती है, इसलिए उसे बिंदु आवेश कहा जाता है। तो जो कूलाम का नियम है जिसकी बात हम कर रहे हैं वो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लागू होती है। सबसे पहली चीज यही है। तो चलिए देखते हैं कूलाम का नियम क्या बोलता है। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाणों की गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग की क्या होता है, व्यतक्रमानुपाती होता है। ये कूलाम का नियम कहलाता है। तो चलिए हम समझते हैं। सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। ये दो बिंदु आवेश ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं हम, दो बिंदु आवेश ले लेते हैं। पहला जो बिंदु आवेश है उसको नाम देते हैं Q1, दूसरा जो बिंदु आवेश है उसको नाम देते हैं Q2। तो देखिए हमारे पास में दो बिंदु आवेश है। पहला बिंदु आवेश क्या है हमारे पास में Q1, दूसरा बिंदु आवेश क्या है, Q2 है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है मान के चलते हैं क्या चीज है, वो R है। क्या चीज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। तो जैसे कूलाम का नियम बोलता है कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाणों की गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग की क्या होता है, व्यतक्रमानुपाती होता है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ फॉर्मूला बनेगा F प्रोपोर्शनल टू आवेशों का परिमाण Q1 इंटू Q2। F प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, Q1 इंटू Q2। तो हमारी पहली चीज यहाँ आ गई, आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। और जो दूसरी यहाँ चीज आएगी वो होगी F प्रोपोर्शनल टू, देखिए क्या लिखता है, और उनके बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना लिया हमने, R लिया है। तो F प्रोपोर्शनल टू 1/r², या आप सीधे सीधे बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं कि जो बल F है वो बीच की दूरी R के वर्ग के क्या है, व्यतक्रमानुपाती है। तो इस तरीके से हमारे पास दो इक्वेशन मिलते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। यहां हम करेंगे क्या, दोनों समीकरणों से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, दोनों समीकरण से हम एक तीसरा समीकरण बनाएंगे F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। या आप यहां बता सकते हैं कि हमने दोनों को क्या करना है, मिलाकर लिखना है। फिर प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, एक कांस्टेंट लगाते हुए F इक्वल हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R²। मात्रक होगा, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, तो मात्रक हो गया न्यूटन। ये इक्वेशन नंबर 3। बहुत ही सिंपल है। फिर से एक बार सुनिएगा, क्या देख रहे हैं हम, स्थिर विद्युत के अंतर्गत कूलाम का नियम। स्थिर विद्युत के अंतर्गत कूलाम का नियम किन्हीं दो स्थिर
बिंदु आवेशों के मध्य लागू होता है। बोला जाता है कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, यहां बल के बारे में एक महत्वपूर्ण चीज होती है, यहां बताया नहीं जा रहा है कि बल क्या है, आकर्षण बल है कि प्रतिकर्षण बल। वो इसलिए क्योंकि हमको मालूम नहीं है कि Q1 और Q2 धन आवेश है कि ऋण आवेश है। तो बोला गया है कि लगने वाला जो बल होता है वो इन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत क्रमानुपाती होता है। हमने दोनों चीज लिए, F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। दोनों समीकरण को आपस में मिलाकर लिखे, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, देन F इक्वल K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन। ये है बल के लिए सूत्र। आगे हम बात करेंगे, ये जो नेतांक है, यहां आपको ये चीज लिखना जरूरी है कि कौन सी चीज क्या होती है। बोलता है जहां K स्मॉल k है, एक अनुपातिक नियतांक है। क्या है बोलता है, जहां K एक अनुपातिक नियतांक है जो किस पर, दोनों आवेशों के मध्य माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। ओके, कि क्या चीज है बोलता है, एक अनुपातिक नियतांक होता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या प्रोपोर्शनल, इसको हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। प्रोपोर्शनल लगाए तो उसको हटाने के लिए के यूज किए। ठीक है, और ये दोनों आवेशों के मध्य जो माध्यम होगा, ठीक है, जो मीडियम होगा, चाहे वो वायु या निर्वात हो या अन्य माध्यम हो, उस पर निर्भर करेगा। तो हम यहीं से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किस प्रकार से यह माध्यम पर निर्भर करता है। चलिए, तो सबसे पहले बात होती है मात्रकों की। तो हम देखेंगे कहां, SI पद्धति में। ठीक है, कौन सी पद्धति में देखेंगे हम, SI पद्धति में देखते हैं। क्या चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कौन से पद्धति में देख रहे हैं हम, सबसे पहले SI पद्धति में। थोड़ा सा ये देखिए, SI पद्धति में। ठीक है, तो यहां हम दोनों चीजों को बारी बारी से लेके चलेंगे। सबसे पहली जो बात है, बोलता है जब दोनों आवेशों के मध्य, ठीक है, दोनों आवेशों के मध्य क्या हो बोलता है, वायु या निर्वात हो। ठीक है, अब हम देख क्या रहे हैं, ये जो K स्मॉल k आया है प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, उसकी वैल्यूज क्या होती है। तो बोलता है जब दोनों आवेशों के मध्य क्या हो बोलता है, वायु या निर्वात हो, तो ये जो स्मॉल k है उसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। क्या होता है, k = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, या हम इसी को लिखते हैं 9 × 10⁹। क्या लिखते हैं हम, 9 × 10⁹। ये इसकी वैल्यू आ जाती है। हम इसको लिख सकते हैं 9 × 10⁹। अब समीकरण कहां से आएंगे, हम 3 से आएंगे। तो F की वैल्यू में देखिए, समीकरण नंबर 3, F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन है। तो स्मॉल k की जगह में, स्मॉल k जो है उसके प्लेस में हम वैल्यू पुट कर देंगे 9 × 10⁹ या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, मात्रक लगा देंगे हम न्यूटन। ये दूसरी बात करते हैं, जब दोनों आवेशों के मध्य
अन्य कोई माध्यम हो, वायु और निर्वात के अतिरिक्त बोलता है, अन्य कोई माध्यम हो, ठीक है, कोई अन्य माध्यम हो, तब हम स्मॉल के की वैल्यू पुट करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन। देखिए अंतर को समझिए, जब वायु और निर्वात था तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 पुट किए, ठीक है। यहां हमको बताना चाहिए था जहां एप्सिलॉन 0 जो है वो क्या होती है, ये वायु या निर्वात की क्या है, विद्युतशीलता है, ठीक है। किसकी बोलता है, वायु और निर्वात की है विद्युतशीलता। देखिए जो एप्सिलॉन है वो होता है विद्युतशीलता, क्या होता है, ये जो एप्सिलॉन है उसे हम क्या बोलते हैं, विद्युतशीलता बोलते हैं। अब बात आती है, आप पूछेंगे कि विद्युतशीलता क्या चीज है, विद्युतशीलता क्या होती है। विद्युतशीलता बोलते हैं किसी विद्युत क्षेत्र, जो विद्युत क्षेत्र होता है उनसे गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की माप होती है। ध्यान से सुनिएगा, क्या होता है विद्युतशीलता, किसी विद्युत क्षेत्र से गुजरने वाले या विद्युत क्षेत्र में स्थित कुल विद्युत क्षेत्र रेखाएं, या बोल सकते हैं कुल बल रेखाएं, जो विद्युत बल रेखाएं होती उसकी माप विद्युतशीलता होती है। तो एप्सिलॉन विद्युतशीलता, नॉट लगा दिए मतलब वहां क्या चीज है, नॉट मतलब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, वहां क्या है, वायु या निर्वात है, इसलिए नॉट लगा दिए। तो जब दोनों आवेशों के मध्य जो माध्यम है, आवेशों के मध्य माध्यम है वो क्या था, वायु और निर्वात था, तो स्मॉल की वैल्यू हमने पुट किया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू इक्वल 9 × 10⁹, जहां एप्सिलॉन 0 वायु निर्वात की क्या होता है, बोलता है विद्युतशीलता। एप्सिलॉन क्या बोलेंगे बेटा, इसको एप्सिलॉन बोलेंगे, एप्सिलॉन EPSILON, इसका नाम होता है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन को बोलते हैं हम विद्युतशीलता। मैंने आपको विद्युतशीलता की परिभाषा भी बताई कि विद्युतशीलता होती क्या चीज है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, विद्युतशीलता बोलते हैं किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित जो क्षेत्र रेखाओं का जो मान होता है, या जो विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या होती है उसकी माप विद्युतशीलता से की जाती है। तो इस तरीके से हमारे पास फार्मूला बना था F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/r² न्यूटन। अब दूसरे नंबर पर बात करते हैं, जब दोनों आवेशों के मध्य कोई अन्य माध्यम हो, तो स्मॉल की को क्या रख लिया हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन। देखो 0 हट गया क्योंकि माध्यम आ गया, क्या आ गया, माध्यम आ गया, इसलिए 0 हट गया। सेम प्रोसेस हम यहां भी करेंगे। कौन से समीकरण से आएंगे, समीकरण नंबर 3 से। F = 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/r² वैल्यू हो जाएगी न्यूटन। यहां आप बता सकते हो एप्सिलॉन क्या हो, यहां एप्सिलॉन जो है वो है माध्यम की विद्युतशीलता। जो भी माध्यम यहां रहेगा उसकी क्या होगी, विद्युतशीलता होगी। विद्युतशीलता मैंने अभी आपको बता दिया है, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। यहां एक महत्वपूर्ण चीज होती है, जबकि बोलता है एप्सिलॉन, ठीक है, किसकी वैल्यू बोलता है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो देखो यहां हम एप्सिलॉन को क्या कर सकते हैं जी, चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करना है हमको, ये जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन की जगह में हम क्या रख सकते हैं, एप्सिलॉन 0 के क्या फिट कर सकते हैं, एप्सिलॉन 0 के। क्यों, क्योंकि ये जो k है उसे हम बोलते हैं परावैद्युतांक, ठीक है। आपको नेक्स्ट टॉपिक में हम परावैद्युतांक ही बताने वाले हैं। k को बोलते हैं परावैद्युतांक। ये k जो होता है वो होता है एप्सिलॉन 0। आप बोल सकते हो कि किसी माध्यम का जो परावैद्युतांक होता है वो माध्यम की विद्युतशीलता और वायु निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। इस प्रकार एप्सिलॉन की जगह हम वैल्यू लगा सकते हैं एप्सिलॉन 0 k। तो हमारा फार्मूला जो है कुछ इस तरह हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन k Q1 Q2/r² न्यूटन, Q1 Q2/r² न्यूटन। ये SI पद्धति में हो जाएगा। तो दो फार्मूले मिले हमको, जब दोनों आवेशों के मध्य वायु निर्वात था तब, और जब दोनों आवेशों के मध्य कोई अन्य माध्यम था तब। आगे करते हैं हम बात, बहुत ही सिंपल, CGS
पद्धति में यहां भी हम सीजीएस पद्धति में दो स्थितियां लेके चलेंगे। सबसे पहली स्थिति जब माध्यम क्या हो बोलता है, वायु या निर्वात हो। इस स्थिति में जो स्मॉल के की वैल्यू है वो हो जाती है 1। क्या हो जाती है? 1। ठीक है, माध्यम वायु रहता हो तो k इज इक्वल टू 1। तो हम समीकरण नंबर 3 से वैल्यू रखते हैं f इक्वल, देखिए समीकरण नंबर 3 से k की वैल्यू कितनी हो जाती है? f, ये हो जाएगा q1 q2 अपॉन r स्क्वायर और न्यूटन की जगह आ जाएगा डाइन। यहां जो द्वितीय स्थिति आएगा, फिर से जैसे वहां रिपीट किए थे वहां वैसे ही यहां भी रिपीट करेंगे हम। अब बात करते हैं जब दोनों आवेशों के मध्य, जब दोनों आवेशों के मध्य अन्य माध्यम हो। अन्य माध्यम हो मतलब के परावर्तनांक वाला माध्यम हो, कैपिटल के परावर्तनांक वाला माध्यम हो, तब की बात की जाती है। तो क्या हो जाएगा ये, यहां स्मॉल के की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन के। स्मॉल के की वैल्यू रखेंगे 1 अपॉन के। कहां से? समीकरण नंबर 3 से F इक्वल हम पुट करेंगे 1 अपॉन के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर डाइन। ये पूरा होता है कूलाम का नियम। ठीक है, मैं एक बार आपको रिपीट समझा रहा हूं, ध्यान से सुनते जाएंगे मेरी बात को। कूलाम का नियम क्या बोलता है कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का जो मान होता है वो दोनों आवेशों के परिमाणों की गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात F प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर। दोनों को मिलाकर रखते हैं, फार्मूला बन जाता है प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, F इक्वल K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन, जहां K एक अनुपातिक नेतांक होता है, बोलता है जिसका मान माध्यम, जो माध्यम रहता है दोनों आवेशों के मध्य माध्यम होता है, उस माध्यम की किस पर निर्भर करता है? प्रकृति पर निर्भर करता है। ओके, आगे हमने वही जो स्मॉल के है उसी की वैल्यू के लिए हमने दोनों पद्धतियों में देखा कि उसकी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले जो बात की हमने एसआई पद्धति में बात किया कि जब दोनों आवेशों के मध्य माध्यम क्या हो बोलता है, वायु या क्या हो, निर्वात हो, उस स्थिति में स्मॉल के इज इक्वल टू 1/4πε0 इक्वल 9 × 10⁹, जहां ε0 वायु या निर्वात की विद्युतशीलता कहलाती है। वायु या निर्वात की क्या कहलाती है? विद्युतशीलता कहलाती है। मैंने बताया आपको कि विद्युतशीलता होती क्या चीज है, फिर से एक बार सुनिएगा। विद्युतशीलता क्या चीज होती है? बोलते हैं किसी विद्युत क्षेत्र में जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है उनकी माप विद्युतशीलता से की जाती है। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं हम इसको? एप्सिलॉन बोलते हैं, विद्युतशीलता होती है। हमने वैल्यू यहां पुट कर दिया, किसकी जगह में? के प्लेस में 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन क्या आ गया हमारे पास? R स्क्वायर न्यूटन। उसी प्रकार बोलता है जब दोनों आवेशों के मध्य कोई अन्य माध्यम हो, अन्य माध्यम हो मतलब कितने? परावैद्युतांक वाला, परावैद्युतांक K वाला। कितने परावैद्युतांक वाला? परावैद्युतांक K वाला कोई माध्यम हो, तब की स्थिति में स्मॉल की ये जो वैल्यू है हमारे पास में स्मॉल के, उसकी जगह हमने पुट कर दिया K इज इक्वल टू 1/4πε। तो समीकरण नंबर जो 3 है वहां से हमारे पास बन गया F इक्वल 1/4πε Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन। एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं? माध्यम की विद्युतशीलता कहते हैं। क्या बोलते हैं? माध्यम की विद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है, और यहां मैंने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताया, एप्सिलॉन की वैल्यू होती है ε0 K, क्योंकि K जो रहता है माध्यम का परावैद्युतांक वो होता है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन बस लिखा है मतलब माध्यम की विद्युतशीलता, बटा ε0 वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, इन दोनों का अनुपात क्या होता है? परावैद्युतांक होता है, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, वो होता है। तो वैल्यू पुट कर दिए, यहां आ गया एप्सिलॉन की जगह ε0 K 4πε0 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन। ओके, ऐसा ही पद्धति में बहुत ही सिंपल है। जब माध्यम वायु निर्वात होगा तो स्मॉल k की वैल्यू हो जाती है बेटा 1
तो 1 रख दिए, फार्मूला हमारे पास बन गया F इज इक्वल टू Q1 Q2 R स्क्वायर डाइन। अब जब दोनों आवेशों के मध्य जो माध्यम है वो कोई अन्य माध्यम हो तो स्मॉल k की जगह 1/k पुट कर देना है आपको। F इज इक्वल टू हो जाएगा 1/k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर डाइन। इस तरीके से कूलाम का नियम हो जाता है हमारा कंप्लीट। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। जो हमारा जो अगला जो टॉपिक होता है कूलाम के नियम में, अक्सर एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस प्रकार से पूछा जाता है कि स्थिर विद्युत के अंतर्गत कूलाम का नियम क्या है और एकांक आवेश को इसकी सहायता से क्या करो बोलेगा, परिभाषित करो। तो प्रश्न जो रहता है आपका हो जाता है थोड़ा सा बड़ा बोल सकते हैं। तो हमको साथ साथ यहाँ एकांक आवेश को भी समझना है कि एकांक आवेश क्या होता है या एकांक आवेश क्या चीज है। इसी सूत्र के सहायता से जो बल के लिए सूत्र मिला है F इजिकल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इसकी सहायता से हमको क्या करना है, एकांक आवेश को परिभाषित करना है। तो चलिए हम ये जो समीकरण मिला हुआ है हमको उसको मान लेते हैं 4, इस समीकरण को मान लेते हैं 5, अलग अलग समीकरण मान लेते हैं, इसको 6, इसको क्या मान लेते हैं 7। ठीक है, तो मैं कुछ स्पेस मेरे को चाहिए, मैं नीचे का कुछ चीजें हैं उसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। कौन सी को, ये जब दोनों पहला रखा रहता हूँ फिर बाकी सारी चीजों को यहाँ से मैं मिटाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए समीकरण 4 जिसकी मेरे को जरूरत है वही चीज रखा हूं, बाकी नीचे का मिटा दिया। क्या चीज देखेंगे हम, एकांक आवेश या इसको बोलते हैं इकाई आवेश यानी सॉरी ये होता है बेटा यूनिट चार्ज। नाम से काम बनता है बोलते हैं, या नाम से उसका काम स्पष्ट हो जाता है। कैसे होता है, इकाई, इकाई का मतलब क्या होता है, एक है, या एकांक बोलता है मतलब एक अंक का, जहां आवेश का मान कितना हो, एक हो, वो क्या होगा, इकाई आवेश। तो ऐसे हम एग्जाम में नहीं लिखेंगे भाई कि जहां आवेश एक हो उसे हम एकांक आवेश कहेंगे। देखिए इसका तरीका होता है परिभाषित करने का, किस प्रकार से हम इसको परिभाषित करेंगे या कैसे इसकी परिभाषा बनाते हैं। ठीक है, कहां से आ जाएंगे हम, समीकरण नंबर 4 से। समीकरण नंबर कहां से बोलता है, 4 से, या समीकरण नंबर 4 में क्या हो बोलता है, यदि Q1 इक्वल Q2 इक्वल Q, दोनों जो आवेश हैं उनका मान हमने एक समान कर लिया। Q1 Q2 बराबर क्या कर दिया, Q कर दिया। दोनों आवेश कैसे हो गए, बराबर हो गए। दोनों आवेश कैसे हो गए, समान हो गए। जो बीच की दूरी है R, उसको हम R को लिख लेते हैं 1 मीटर। ठीक है, और जो दोनों के मध्य लगने वाला बल होता है F, उसको भी हम बना लेते हैं 9 × 10⁹ न्यूटन। ये हम मान के चलते हैं। बोलता है दोनों, यदि दोनों आवेश क्या हो, समान हो और उनके बीच की दूरी 1 मीटर और लगने वाली जो बल, अब दोनों आवेश एक समान हो गए, मतलब कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। प्रतिकर्षण बल का मान F इजिकल टू क्या है, बोलता है 9 × 10⁹ न्यूटन हो। तो समीकरण नंबर 4 में वैल्यू पुट करते चलिए। ये F की वैल्यू 9 × 10⁹, आगे 1/4πε की वैल्यू भी यही होती है, 9 × 10⁹। Q1 की जगह क्या रखेंगे, Q, Q2 की जगह क्या रखेंगे, Q। दोनों के बीच की दूरी कितनी, 1, तो 1 का वर्ग। तो ये 9 × 10⁹, 9 × 10⁹ क्या हो गया, कैंसल। और Q × Q, Q का स्क्वायर, कुछ और बच रहा है नहीं, Q² इजिकल टू 1 और Q इजिकल टू ±1। आवेश का मान कितना आ गया, 1 आ गया। फिर से एक बार देखिएगा, Q1 Q2 को Q लिखे, R जो बीच की दूरी 1 मीटर, बल का मान जो प्रतिकर्षण बल, समान आवेश होने के कारण प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है, उसका मान रखे हमने 9 × 10⁹ न्यूटन। तो हमारे पास चीज जो आई या जो चीज हमको यहां समझ में आती है, सारी वैल्यूज को समीकरण नंबर 4 में रखे। F का मान 9 × 10⁹, 1/4πε0, 9 × 10⁹, Q × Q/1², Q² इजिकल टू 1, Q इक्वल आता है ±1। मतलब आवेश जो है उसका मान कितना हो गया, 1 हो गया।
आवेश कैसा हो गया, एकांक। अगर परिभाषा की बात करेंगे तो बोल सकते हैं यदि समान परिमाण, देखिए बहुत ही आसान चीज होता है, क्या बोलेंगे Q1 Q2 इक्वल है Q के, तो क्या बोलते हैं यदि दो समान परिमाण के आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी, r का मान 1 मीटर, तो यदि दो समान परिमाण के आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर हो तो उनके मध्य लगने वाला जो प्रतिकर्षण बल है वो 9 × 10⁹ के बल से एक दूसरे को क्या करें, प्रतिकर्षित करें, तो आवेश कौन सा आवेश होता है, एकांक आवेश। बहुत ही सिंपल बात समझ में आई। यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने पर, कितनी मीटर, 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने पर 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, तो आवेश कैसा होगा, एकांक आवेश होगा। ओके, हेलो स्टूडेंट, हमारा अगला जो टॉपिक है वो है परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जब अभी हमने आपको कूलाम का नियम पढ़ाया है तो ये बार बार ये शब्द यूज हुआ, परावैद्युतांक है या अन्य माध्यम है, तो मैं बात इसी की करने वाला हूं कि क्या है ये चीज। तो देखते हैं परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता को। तो बात हम शुरुआत वहीं से करेंगे। चलिए, कितने बिंदु आवेश, दो बिंदु आवेश Q1 और Q2, इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, r। दो बिंदु आवेश क्या लिया हमने, Q1 और Q2, बीच की दूरी क्या ले लिया, r। बोलते हैं कि इन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है उन आवेशों के मध्य जो माध्यम होता है उस पर निर्भर करता है। तो यहां मैं बारी बारी से लूंगा। सबसे पहली बात करता हूं, जब माध्यम दो आवेशों या बिंदु आवेशों के मध्य जो माध्यम है वो क्या हो, जब माध्यम वायु या निर्वात हो, क्या हो, माध्यम वायु या निर्वात हो की बात करते हैं। फार्मूला F = हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 r²। बना लेंगे भाई इक्वेशन नंबर 1। जब अन्य माध्यम हो, अन्य माध्यम हो मतलब ये होता है कि वायु ना हो, निर्वात ना हो, उसके अतिरिक्त कोई भी अन्य, ठीक है, किसके अतिरिक्त बोलता है, जब जो माध्यम अब वायु या निर्वात के अतिरिक्त कोई भी वाला आप माध्यम ले लो, चाहे वो आप लेते हैं द्रव ले सकते हैं, ठोस ले सकते हैं, कोई भी वाला माध्यम ले लो, दूध वाला, चाय वाला, जो चाहो आप ले सकते हैं। तो यही बात हम करते हैं कि जब अन्य माध्यम हो, कोई भी अन्य माध्यम हो, तब की स्थिति में F = हो जाता है 1/4πε। देखो वायु हट गया, 0 हटा दिए, अन्य माध्यम आया, वैल्यू क्या आ गई, एप्सिलॉन। ये होता है Q1 Q2 r²। समीकरण नंबर 2। यहां मैं दोनों चीज आपको बता देता हूं। ε0 क्या होता है, ये ε0 है वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन है माध्यम की विद्युतशीलता। क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता है, ठीक है। अब विद्युतशीलता शब्द मैंने आपको पहले भी बताया, एक बार फिर से सुनिएगा कि विद्युतशीलता क्या होता है। बोलता है किसी विद्युत क्षेत्र में जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं उनकी माप, उनका जो परिमाण रहता है उसकी माप किससे होती है, विद्युतशीलता से। एक प्रकार से आप बोल सकते हैं कि उस विद्युत क्षेत्र का जो पावर है, जो उसकी कैपेसिटी है, या जो वो विद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन कर रहा है, वो उसकी वैल्यू हम आंकेंगे किससे, विद्युतशीलता से। ओके, तो दो फार्मूले मिले, हम यहां क्या करेंगे, समीकरण जो 1 है उससे समीकरण 2 को भाग दे देते हैं। समीकरण 1 भागित समीकरण 2, क्या कर दिया हमने, समीकरण 1 भागित 2। देखिए वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, F/F', ठीक है। ये आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 r²। ये आ जाएगा 1/4πε Q1 Q2 r²। तो यहां सारी चीजें जो हैं वो कैंसिल हो जाएगी, फाइनली बचेगा क्या,
एफ डिस ये होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ये एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन जीरो नीचे आ जाएगा, तो क्या बचेगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन जीरो। मैंने दोनों चीज बताया, एप्सिलॉन क्या होती है, माध्यम की विद्युतशीलता होती है, और एप्सिलॉन जीरो क्या होती है, वायु निर्वात की विद्युतशीलता होती है। तो दोनों बच गया, इन दोनों का अनुपात होता है एप्सिलॉन आर। ओके, एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन जीरो वायु और निर्वात की विद्युतशीलता। तो माध्यम की विद्युतशीलता और वायु और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात एप्सिलॉन आर, ये होती है माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता, रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं हम इसको, रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। ठीक है, हम इसको दिखाएंगे, रिलेटिव परमिटिविटी बोलेंगे तो ये होती है एप्सिलॉन आर, आपेक्षिक विद्युतशीलता। इस प्रकार से इसको डिफाइन किया जाता है। या एप्सिलॉन जो आर है उसी को बोलते हैं हम परावैद्युतांक। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू के। इसलिए हमने जब कूलाम का नियम बताया वहां एप्सिलॉन की जगह वैल्यू पिट किया था एप्सिलॉन जीरो के। ठीक है, तो याद रखिएगा परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक है, परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर या के क्या होता है, किसी माध्यम की विद्युतशीलता और वायु या निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात क्या कहलाता है, ये आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप आसानी से कर सकते हैं। ओके, देखिए यहां एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स है, आंकिक प्रश्न है, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, केवल 2 मिनट का समय दीजिए। देखिए क्या होता है, बोलता है पानी का परावैद्युतांक 80 है, उसकी विद्युतशीलता क्या होगी। चलिए चलिए गाड़ी अपनी हम जल्दी चलाते हैं भाई। क्या बोलता है बेटा, हमारे पास में एक एग्जाम्पल है, बोलता है पानी का परावैद्युतांक कितना है, 80 है, तो उसकी विद्युतशीलता क्या होगी। ओके, ये हमारे पास प्रश्न है। तो जब भी हम फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, सबसे पहले जो चीज है क्या दिया है और क्या आपको निकालना है, ये दोनों चीजों आपको परफेक्ट रूप से मालूम होनी चाहिए। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है जिसके बिना न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होता है, वो चीज क्या होती है भाई, फार्मूला होती है। आपके पास फार्मूला नहीं होगा तो आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, बात वही है, आपके पास में गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी की चाबी है, आपके घूमने का मन है, गाड़ी में है नहीं पेट्रोल, तो कैसे आप घूम पाएंगे। वैसे ही आपके पास एक आंकिक प्रश्न है, उसमें दिया गया है वो भी आपको मालूम है, निकालना है वो भी मालूम है, मगर जो निकालने वाली चीज है उसका आपको फार्मूला नहीं मालूम है, आपके कोई काम का नहीं है सवाल। ओके, तो देखते हैं, सबसे पहले बात करती हैं गिवन, क्या आपको दिया है। गिवन आपको परावैद्युतांक दिया है k इज इक्वल टू, कितना दिया है परावैद्युतांक, 80। कितना परावैद्युतांक दिया गया है आपको, 80, k इज इक्वल टू 80। आगे विद्युतशीलता क्या होगी। ठीक है, क्या निकालना है हमको, उसकी विद्युतशीलता, मतलब पानी जो माध्यम है उसकी विद्युतशीलता, मतलब हमको एप्सिलॉन की वैल्यू फाइंड करनी है, ये हमको मालूम है। दोनों चीजें आ गई हमारे पास में। ठीक है, गाड़ी भी आ गई, गाड़ी की चाबी भी आ गई, पेट्रोल डलवाना है, बस फुर्र से घूमते हुए चले जाना है। तो चलिए अब हम लेकर आते हैं पेट्रोल, या इसका जो फार्मूला है। ठीक है, पेट्रोल लाने का मतलब है हमको आग लगाना है। ठीक है, चले तो फिर आग लगाइए, देखते हैं कितनी आपकी आग मजबूत होती है। एप्सिलॉन इज इक्वल टू फार्मूला में आग लगाने के लिए एप्सिलॉन जीरो के, क्या लगाना है फार्मूले में, आपको आग लगाना है। आग लगाने के लिए हमारे पास फार्मूला आ गया एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो के। तो क्या वैल्यू रखिए, क्या रखेंगे आप, वैल्यूज आपको पुट करनी है। सबसे पहले एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू ये होती है 8.854 इंटू 10 द पावर माइनस 12, 8.854 इंटू 10 द पावर माइनस 12 कूलाम स्क्वायर पर, क्या बोलते हैं, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन
मीटर स्क्वायर ये वैल्यू होती है। ठीक है, किसकी वैल्यू होती है? एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू होती है। तो इसलिए एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो 8.854 इंटू 10 माइनस 12 और के होता है 80। तो एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू, ठीक है, एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल, जीरो को भी छोड़िए, आप जीरो को छोड़ दीजिए, सीधे मल्टीप्लाई कीजिए, 8 से गुना करेंगे, 8 चौक 32 का 2 हासिल आया 3, 8 पंचे 40, 3 43 हासिल आया 4, 8 8 64, 8 8 64 या 8 8 64, 64 और 4 68 का 8 हासिल आया 6, 8 8 64 और 6 70। कितने अंक के बाद दशमलव? 3 अंक के बाद दशमलव। ठीक है, कितने अंक के बाद दशमलव हो गया? 3 अंक के बाद दशमलव हो गया, इनटू ये एक जो 80 है 8 गुना 10 है, उसमें से एक यहां माइनस कर देता हूं, 10 इंटू कितना हो जाएगा? -11 हो जाएगा। आंसर लिखने का तरीका मैंने बताया, जब भी कोई 10 की घात वाला शब्द आता है, हर बार ये न्यूमेरिकल में आंसर लिखते समय याद रखना, उत्तर आ रहा है हमारा 70.832 गुना 10 का ऋण 11, मगर ऐसा लिख के हमको कभी नहीं छोड़ना है, ना तो हमारा नंबर है, मार्क्स है, वो कटेगा, आंसर सामने वाले को समझ नहीं आएगा। जो भी न्यूमेरिकल सवाल रहते हैं उनके जो आंसर है, या बोल सकते हो ऐसे सवाल जहां उत्तर 10 की घात में आ रहा है, ठीक है, 10 की घात के रूप में हमको आंसर लिखना है, वहां जो भी संख्या होगी वो संख्या 1 से बड़ी और 10 से छोटी, मतलब 1 से 9 के मध्य होगी। तो 70 को हम 1 से 9 के बीच में लाएंगे, 70 को क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, एक अंक इधर खिसक गया, तो ये 7.0832 इंटू 10 द पावर, यहां हम 10 का गुना कर रहे हैं और 10 का क्या कर रहे हैं? भाग कर रहे हैं, तो भाग वाला बना दिया, ठीक है, इसको 7, तो ये हो गया 10 द पावर -12। क्या हो गया? 10 द पावर कितना आ जाएगा हमारे पास में? माइनस जो सॉरी 10 का भाग कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 10 द पावर क्या हो जाएगा? -10। कितना हो जाएगा? 10 द पावर -10। आप करके देख सकते हैं, ऊपर नीचे 10 का गुना और 10 का क्या कर दीजिए? भाग कर दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। आप अपना कॉपी निकालिए और करके देखिए। मात्रक फिर से लिखेंगे, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपकी बुक में और भी बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे, आप बना के एक बार देखिए कि क्या होता है या किस प्रकार से बनता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में या मेरे को व्हाट्सएप करके मेरे नंबर पर आप पूछ सकते हैं कि ये क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन होता है। हमेशा याद रखिए, मेरा नाम है गोपाल सर, ठीक है, और गोपाल सर क्लासेस मेरा नंबर है 9993198819। ओके, आज की क्लास इतनी ही, आगे की बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।